नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट की, और इसमें अपन बात करेंगे इसके गेस्ट पेपर के बारे में और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, ताकि अपनी कम समय में और अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके और अपने को क्वेश्चंस का पता हो सके, उसी के अकॉर्डिंग अपन सिलेबस को पढ़ सके। आई होप आप सभी का जेनेटिक्स का पेपर हो गया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो अपन ने जेनेटिक्स की बनाई थी और उसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मिले थे। जो जिन भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम लगे हैं उनमें लगभग क्वेश्चन उसी गेस्ट पेपर में से आए थे। तो आज उसी प्रकार से एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और इसमें क्वेश्चंस के साथ में अपन आंसर्स को भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अपन ने जेनेटिक्स में किया था उसी प्रकार से एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी अपन क्वेश्चंस देखेंगे उनका लगभग अपन आंसर भी क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही इस गेस्ट पेपर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको कहां पर मिलने वाली है, टेलीग्राम पर मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिए थे 9672634845 या 8690596638। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर, ताकि ऐसी वीडियो जब भी आएगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं साथियों, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले अपन एक चीज को समझ लेते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या है। वैसे इसकी जो एनालिसिस की एक वीडियो आई हुई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें लगभग टॉपिकों के बारे में बताया हुआ है, और इस सब्जेक्ट का जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो सारा समझ जाओगे अगर उस क्लास को एक को ले लोगे। लगभग 30 मिनट की क्लास है, यूट्यूब पर अवेलेबल है SSSC 1-1 के नाम से, तो उसको एक बार जरूर देखना। मैं नॉर्मली रूप से बता देता हूं, SSSC या जो अपने सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो साथियों, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में से एक वर्ड उठा लो, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव ही क्या करते हैं, कृषि में सहायता पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, कृषि में सहायता पहुंचाते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव कृषि में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर, कैसे करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में राइजोबियम जीवाणु करता है। इसके साथ ही अपन बात करें, कोई भी अपने को इंसेक्ट का कंट्रोल करना होता है तो अपन बायोलॉजिकल मेथड से इन सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग करते हैं। कवक, विषाणु वगैरह, जीवाणु वगैरह, इनका ही प्रयोग करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार से सहायता करते हैं। आपको पता है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह कोई भी पदार्थ अपन डालते हैं किसमें, मृदा में, तो मृदा में डालने के बाद में उसका अपघटन होता है और वो एक ह्यूमस में चेंज होता है। तो वो अपघटन कौन करते हैं, वो अपघटन भी माइक्रोब्स करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। अपघटन करने के बाद में जो पोषक तत्व है वो किसको प्रोवाइड होंगे, वो प्लांट को प्रोवाइड होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं किसमें, सोइल फर्टिलिटी में। और सोइल फर्टिलिटी तो एग्रीकल्चर का क्या है, मोस्ट फैक्टर है। सही, तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों का, जो कि एग्रीकल्चर के कंपेयर में। सही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहली है राइजोस्पियर। राइजोस्पियर की डेफिनेशन आपको गूगल पर हर जगह पर मिल जाएगी, पर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ध्यान से समझ लेना, ये अपना प्लांट होता है, ये अपना क्या है, प्लांट है। अब प्लांट का जो जड़ वाला भाग है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में माइक्रोब्स पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं,
क्या पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव भी इन्हें बोल सकते हो। तो जो प्लांट है, प्लांट के रूट सिस्टम के पास में जहां पर सर्वाधिक माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? राइजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। इसके बाद में सेकंड आता है फाइलोस्फीयर। क्या आता है साथियों? फाइलोस्फीयर। इसमें ध्यान से देखना, पौधे का जो वायवीय भाग है, पौधे का जो वायवीय भाग है मतलब जमीन से ऊपर का जो भाग आता है, इस भाग के पास में जहां पर सर्वाधिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जहां पर सर्वाधिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको जाना जाता है फाइलोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में जाना जाता है? फाइलोस्फीयर के बारे में जाना जाता है। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा। राइजोस्फीयर क्या है? कोई भी प्लांट है, प्लांट का जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम के पास में जहां पर सर्वाधिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? राइजोस्फीयर के नाम से। और कोई भी प्लांट का वायवीय भाग है, वायवीय भाग के पास में जहां पर सर्वाधिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उसको फाइलोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फिर अपने आता है ऑटोट्रॉप्स। क्या आता है साथियों? ऑटोट्रॉप्स। ध्यान से समझना इसको। एक तो आपसे पूछा जा सकता है ऑटोट्रॉप्स, एक आपसे पूछा जा सकता है हेटेरोट्रॉप्स। क्या पूछा जा सकता है? हेटेरोट्रॉप्स। क्या पूछा जा सकता है साथियों? हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों को ध्यान से समझना। ऑटोट्रॉप्स क्या है साथियों? ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो सूक्ष्म जीव है, यहां पर पादपों की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। वे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। कि वे सूक्ष्म जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और हेटेरोट्रॉप्स वे सूक्ष्म जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों? हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको सिलेबस में दो टर्म देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? ध्यान से समझ लेना। यहां पर समझ लोगे तो बाद में रटने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो केमो ऑटोट्रॉप्स, एक तो क्या होते हैं? केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एक अपने क्या होते हैं साथियों? एक अपने होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं साथियों? फोटो ऑटोट्रॉप्स। यहां पर लिख लेना। ये दो प्रकार के होते हैं ऑटोट्रॉप्स। और अपने को यही सिलेबस में पूछा गया है कि केमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या है, समझाइए। अब साथियों आपको पीछे की रणनीति तो पता ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, और आपको डायरेक्ट ये समझ में आ जाएगा क्या नहीं आएगा। ये देखो ऑटोट्रॉप्स ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? परजीवी वगैरह आ जाएंगे, परभक्षी वगैरह आ जाएंगे। वो सारे किस में आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। अब ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले देखते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ध्यान से देख लेना। ये क्या करते हैं साथियों? जैसे केमो ऑटोट्रॉप्स मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। ध्यान से समझना कि ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। और ये किससे करते हैं? ऑक्सीडेशन से। किससे? ऑक्सीडेशन से। ऐसे समझ लो कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है, कोई भी क्या है? अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थ है, उसका ये क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। ये क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अपघटन के बाद में क्या निकलेगी साथियों? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और इस एनर्जी का यूज करेंगे अपना भोजन बनाने के लिए। अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं साथियों? इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में ये अपना भोजन बनाते हैं। इनको केमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और देखो कोई भी जैसे कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ उनका है, उनका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होगी। एनर्जी प्राप्त
प्राप्त होने से भोजन बनेगा। इस एनर्जी का प्रयोग ये सूक्ष्म जीव किसके लिए लेंगे? भोजन बनाने के लिए। ध्यान से समझ जाना, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अपघटन के दौरान ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है जिससे एनर्जी निकलती है। एनर्जी का प्रयोग किसमें करते हैं? भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद में आता है फोटो ऑटोट्रोप्स। क्या आता है? फोटो ऑटोट्रोप्स। ये क्या करते हैं? प्रकाश का प्रयोग करके, प्रकाश का प्रयोग करके, मतलब जैसे प्लांट बनाते हैं ना अपना भोजन स्वयं, ये वैसे ही प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इनको फोटो ऑटोट्रोप्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको दोनों टर्म क्लियर हो गई होगी और दोनों की डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स, केमो ऑटोट्रोप्स और फोटो ऑटोट्रोप्स। इसके बाद में आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को भी समझ लो। सिम्बायोसिस क्या होता है साथियों? ये अपना कोई प्लांट है, ये अपना कोई प्लांट है और ऐसे मान लो चने का प्लांट है। किसका प्लांट है? चने का प्लांट है। इनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। गांठों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु। कौन से पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। अब इस प्लांट को क्या देंगे? ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन देंगे और ये प्लांट इसको क्या देगा? इसको भोजन देगा। इसको क्या देगा? भोजन देगा। तो ये सहजीविता का, आपस में फ्रेंडशिप का आपको नहीं दिख रहा है क्या इनमें रिलेशन? तो यही क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। मतलब राइजोबियम जीवाणु क्या दे रहा है साथियों? ये नाइट्रोजन दे रहा है, पौधा इसको क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है। इसी को सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में वायरोइड। वायरोइड क्या है साथियों? वायरोइड एक प्रकार का क्या है? विषाणु है। एक प्रकार का क्या है? विषाणु है, जो आवरण पाया जाता है, जो कैप्सिड पाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? वायरस पर तो कैप्सिड का आवरण होता है और इस पर कैप्सिड नहीं होता है, मतलब आवरण नहीं होता। आवरण रहित एक क्या है? विषाणु है। इसके बाद में आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन पूछ ले, बाइनरी फ्यूजन पूछ ले, कंजक्शन पूछ ले, तो ये सारे किसके टाइप है साथियों? ये सारे हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया में या जीवाणु में जो जनन होता है ना, उसके ही क्या है? प्रकार है। उसके ही क्या है? प्रकार है। तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से समझना, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये अपना क्या है? प्लांट है। ये अपना क्या है? प्लांट है। अब इसमें जो सूक्ष्म जीव मैंने बताया था राइजोबियम, राइजोबियम क्या कर रहा है? अनअवेलेबल। अनअवेलेबल मतलब जो नाइट्रोजन आपको पता है 78% किसमें पाई जाती है? वायुमंडल में, मृदा में पाई जाती है लगभग 79%। अब क्या वो प्लांट यूज कर पाते हैं? क्या नहीं यूज कर पाते? अप्राप्य रूप है। उसको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? प्राप्य रूप में या NO3 में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। प्राप्य रूप में बदल कर ये किसको प्रोवाइड करते हैं? पौधे को प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है मिनरलाइजेशन। मतलब इसमें क्या होता है? खनिजन की प्रोसेस होती है। और एक और याद रखना, अमीनाइजेशन। मतलब एक तो अमोनिफिकेशन वगैरह, ये आपको टर्म क्या करनी है? क्लियर करनी है इसमें। सही, ये सारी क्लियर आपकी जेट में पड़ी हुई है। अब इसके बाद में आता है एक प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड भी आपका कहां पर क्लियर होगा? बैक्टीरिया में जो जनन होगा, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगा, वहां पर ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में इसमें आता है टिप्पणी। क्या आता है साथियों? टिप्पणी कहां पर आपको पूछी जाएगी? कौन कौन से टॉपिक से आपकी पूछी जाएगी साथियों? सबसे पहले आ जाएगा इसमें जो माइकोराइजा है। माइकोराइजा है, माइकोराइजा के बारे में पूछा जाएगा और इसके महत्व के बारे में, इसकी भूमिका के बारे में। साथियों सबसे पहले देखो माइकोराइजा क्या है। साथियों माइकोराइजा एक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है साथियों? जैसे ये अरबिस्कुलर माइकोराइजा का नाम सुना होगा। सही, ये क्या होता है? एक प्रकार का संबंध होता है किसमें? कवक में और उच्च पादपों में। कवक में और उच्च पादपों में क्या होता है साथियों? एक प्रकार का संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये कवक क्या करेगा? मृदा से क्या लेगा? पोषक तत्व लेगा और ये किसको प्रोवाइड करवाएगा? ये पौधों को प्रोवाइड करवाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? मतलब न्यूट्रिएंट्स देने में, हार्मोन्स वगैरह ये देने में क्या होता है? सहायक होता है। क्या?
माइकोराइजा। तो आपको माइकोराइजा और इसके रोल या भूमिका के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में साइलेज प्रोडक्शन, वही है साथियों साइलेज प्रोडक्शन जो आप पढ़ते आए हो ना कि मक्के का सर्वाधिक बनाया जाता है, साइलेज वही है साइलेज। वायु रहित इन्वायरमेंट में एक हरे चारे का क्या करते हैं, हरे चारे को सुखाकर एक जैसे हरा चारा, अब ध्यान से समझना इसको, हरा चारा होता है ये 6 महीने प्रोवाइड हो जाता है पर 12 महीने इस शुष्क स्थितियों में नहीं प्रोवाइड होता है। तो इस टाइम क्या करते हैं, जो जब इसका हरा चारा प्राप्त होता है ना उस टाइम फूल अवस्था में तोड़ लेते हैं और एक वायु रहित अवस्था में इसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो बने रहते हैं हरे चारे के समान ही, और ये पशुओं के लिए क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये साइलेज है। साइलेज आप आसानी से देख सकते हो किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता है, डेफिनेशन वगैरह भी पूछ सकता है। 12th क्लास की जो एग्रीकल्चर की 11th क्लास की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसमें 11वें या 12वें चैप्टर में ये मिल जाएगा। इसके बाद में आता है बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज या एग्रो वेस्टेज। साथियों आप सभी को पता है कृषि का अपशिष्ट क्या होता है, एक तो आपको पशु वगैरह पशुओं का होता है, एक इसके अलावा क्या होता है साथियों, इसके अलावा अपने होता है जैसे कोई भी फसल है, फसल के डंठल वगैरह वो होते हैं। अब इनका बायोडिग्रेडेशन में आपको शॉर्टली रूप से समझा देता हूं, इनका बायोडिग्रेडेशन किस प्रकार से होता है। इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके आपने सुना है क्या, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसके अलावा कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। नाडेप जो नाडेप का जो कंपोस्ट की जो मेथड है, बेंगलोर विधि है, उनका प्रयोग करके अपन क्या बनाते हैं साथियों, कंपोस्ट बनाते हैं, अच्छी खाद बनाते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो ये क्या होता है बायोडिग्रेडेशन, या इनका क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन करते हैं। और भी अलग अलग मेथड है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा 4 साइकिल है, 4 साइकिल को अगर 2 साइकिल भी इनमें से समझ लोगे ना तो 2 आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर और कार्बन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस कार्बन, ये सभी साइकिल आपको याद करने हैं, सभी आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि 2 अगर आप पढ़ लोगे ना तो 2 से रिलेटेड है तो 4 हो जाएंगे आराम से, तो चारों को आपको पढ़ना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में जनन किस में आ जाएगा, बैक्टीरिया में या जीवाणु में जनन आ जाएगा। एक एजोला का किस प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं ये आपके वही 11th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक में मिल जाएगा। यह भी मैं बता दूंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन और इनका क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में। जो बायो फर्टिलाइजर का ध्यान से समझ लेना क्या होता है, जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों से ही तो क्या बनता है, सूक्ष्म जीवों से ही तो बायो फर्टिलाइजर बनता है। क्या बनता है साथियों, बायो फर्टिलाइजर बनता है। क्या बनता है, बायो फर्टिलाइजर बनता है। और ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव मर्दा में रहकर मर्दा की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इतना तो आप जानते ही होंगे। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है साथियों नेक्स्ट अपने रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी का किस प्रकार से योगदान होता है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों का। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले राइजोबियम बताया, सबसे पहले राइजोबियम वगैरह बताया, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले मेन अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो ये जो भी अपने माइक्रोब्स होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो पोषक तत्वों को मर्दा से लेकर प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। सभी में फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया आ जाएगा, सही। इसके साथ ही KSB पोटेशियम गोलक बैक्टीरिया आ जाएगा। इसके साथ ही राइजोबियम वगैरह नाइट्रोजन के लिए आ जाता है। इन सभी का वर्णन लिखना है। इसके साथ में ही अपन और बात करें कि इनका क्या क्या रोल होता है। एग्रीकल्चर की बात बता रहा हूँ, अलग तो और भी है। इसके अलावा बात करें तो अपने ये तो हो गए पोषक तत्वों के लिए। इसके अलावा जो भी अपघटन का कार्य करता है, अपघटन करके ये ह्यूमस बनाता है, तो ये भी किसका है, इसी का कार्य है। और साथियों ये अपने जो
जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पर मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर हम इसको पढ़े कहाँ से। अभी मैंने जैसे समझाया है ना आपको इजी लैंग्वेज में, उसी तौर पर लगभग आपकी 7 से 8 क्लास में इस सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स करवाया है, और वो भी कितने में पड़ेगा आपके, ओनली 20 रुपए में। ओनली कितने में, 20 रुपए में। अब साथियों इसको मैं फ्री भी कर देता, पर आपको पता है कोई भी अगर एप्लीकेशन अपन किस पर रखते हैं, अगर प्ले स्टोर पर रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जीएसटी चार्ज लगता है। अब वो जीएसटी चार्ज तो पे करना ही पड़ता है, 20 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, नोट्स भी निकलवाओगे लग जाएंगे, और ऐसी इजी लैंग्वेज में आपको समझने के लिए 20 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। तो टोटल आपकी अभी 10 एग्जाम बाकी है, तो आराम से आप ले सकते हो कंप्लीट कंबाइंड। बहुत सारे स्टूडेंट्स लालच कर लेते हैं, उसके बाद में रिजल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो लापरवाही करते हैं। तो वो उनकी इच्छा है साथियों, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी बैक आती है ना तो 750 रुपए बैक के लगते हैं। कितने लगते हैं, 750। ऐसे दे दोगे कहीं पर भी, पर 20 रुपए पर सब्जेक्ट में देने में स्टूडेंट्स को पता नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में इतना लगाने में क्या उनको प्रॉब्लम आ जाती है। फीस वो पे कर देंगे 35-35 हजार रुपए, पर यहाँ पर आप 20 रुपए पर सब्जेक्ट के नहीं दे पा रहे हो, मतलब आप सोचना कि आप अपने करियर से ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो साथियों अगर इसमें कोई भी आपका डाउट रहा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ ही कोई भी डाउट है, आप मोबाइल नंबर मैंने दिए थे 8690596638, उन पर मैसेज करना, और सभी साथियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।